हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत श्री अकाल, राम राम। जिस भी भाषा में आप चाहते हैं कि हम आपको विश करें, मैं उसी भाषा में आप सभी को विश कर रहा हूं। एक आप ये मान लीजिए कि हम सबकी एक ही भाषा है और वो है हमारी शारीरिक शिक्षा। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में हम सब आप सब के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज के 50 क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए और आप अपना पेन और पेपर अपने पास में ज़रूर रखिएगा। अपना ऑप्शन टिक मार्क कर लीजिएगा, पेन पर अपना पेपर का यूज़ कर लीजिए, पेपर पर आप अपना टिक मार्क कर लीजिए। और फिर जो आपका स्कोर बनता है 50 क्वेश्चंस में से आपके सही कितने बनते हैं, आप हमें उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के 50 क्वेश्चंस लाइव करवा रहा हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। और साथ में आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज और आपका लिए जो हमने इंस्टाग्राम है उस पर सिर्फ आपको पवन कुमार विश्वजीत सर्च करना है और आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे लाइव। जी हाँ, आपको कभी भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको सेटिस्फैक्ट्री जो भी आपका आंसर है उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए आपके अपने सभी साथियों तक। और रात 9 बजे, जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये सीरीज़ आपकी ख़त्म होगी, जैसे ही इस सीरीज़ के क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके तुरंत बाद 9 बजे, और हो सकता है मे बी 9 बजे से पहले, आप सब के लिए जो हरियाणा में टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और जो हरियाणा में टीचर्स की वैकेंसीज़ की वेट कर रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आऊँगा। जी हाँ बिल्कुल, लाइव आप सब के साथ में चैट भी करेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देने का काम करूँगा। तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और करते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम का गौण नियम है? गौण का मतलब है यहाँ पर सेकेंडरी नियम कौन सा है। यहाँ पर देखिए कुछ नियम्स हैं, आपके प्राइमरी आपके लॉज होते हैं और कुछ सेकेंडरी लॉ हैं। प्राइमरी लॉज आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं और जो गौण हैं मींस जो सेकेंडरी लॉज हैं, जो सिद्धांत है, उनमें से कौन सा है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तत्परता का नियम, आसन काल का नियम, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही आंसर है, टिक मार्क कर लीजिए और जल्दी से जल्दी टिक मार्क कीजिएगा। लाइव आप सबके सेशन चल रहा है और आपके पास अभी 5 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से टिक मार्क कर लीजिए, सोच लीजिए कि क्या इसका सही आंसर है। सो राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आसन काल। आसन काल जो है वो आपका गौण नियम है। आसन को हम हिंदी में ये कह सकते हैं, आसन काल को कहते हैं इमीडिएटली ला। ठीक है, इमीडिएटली कोई ऐसा प्रभाव जो आपका इमीडिएट हो, ये आपका आसन काल का नियम कहलाता है आपकी लर्निंग अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जो का प्रतिफल है सूचना की उत्तम प्रक्रिया को उत्तम प्रक्रिया जो कि निविष्ट का फीडबैक के संदर्भ में कहलाती है। आपको ये बताना है कि जो अधिगम है उसका निविष्ट का प्रतिफल है सूचना की उत्तम प्रक्रिया जो कि निविष्ट तथा फीडबैक के संदर्भ में है। आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अधिगम का मनोविश्लेषण सिद्धांत, अधिगम का साइबरटेनिक सिद्धांत, या फिर अधिगम का पुनः शक्तिकरण सिद्धांत, या फिर अधिगम का ऑपरेंट अनुकूलन का सिद्धांत। चलिए आप सब के लिए हिंदी में क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सब के लिए जो आगे की भी नेक्स्ट सीरीज हम लेकर आएंगे वो हिंदी में ही आए। चलिए आई होप आपने सही उत्तर चुन लिया होगा और राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। सो राइट आंसर हेयर इज अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत। जी हाँ, अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत आपकी निविष्ट और आपकी जुड़ा हुआ है फीडबैक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए, कुर्टोसिस शब्द प्रदर्शित करता है।
यहाँ पर प्रदर्शित लिखा हुआ है तो ये प्रदर्शित है। कुर्टोसिस शब्द प्रदर्शित करता है कर्व की ऊंचाई, कर्व का आकार, कर्व की लंबाई, कर्व का स्तर। ये कुर्टोसिस शब्द आप कह सकते हैं कि जो आपके लर्निंग की कर्व बनती है, जो अधिगम के वक्र बनते हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये कुर्टोसिस शब्द है। ये क्या प्रदर्शित करना है, आपको ये बताना है। कर्व की ऊंचाई, कर्व का आकार, कर्व की लंबाई या फिर कर्व का स्तर। जी हाँ, आपने राइट आंसर चुन लिया होगा। सो राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन, ये है आपके कर्व का आकार। जी हाँ, कुर्टोसिस जो शब्द है वो आपका प्रदर्शित करता है कर्व का आकार, वक्र का आकार प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये है आपका स्टैंडर्ड, जो आपका स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका गणित से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से स्टैंडर्ड स्कोर की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल मैं साइलेंट हो जाता हूँ, वरना कुछ साथी बोलेंगे कि जी आप तेज़ बहुत बोलते हो, और हम पजल हो जाते हैं। तो पढ़ लीजिए। 1 स्कोर, सिग्मा स्कोर, परसेंटाइल, एफ स्कोर। ऑप्शन बी में है टी स्कोर, सिग्मा स्कोर, हेल स्केल, परसेंटाइल। सी ऑप्शन है सिग्मा स्कोर, हल स्केल, एफ स्कोर या फिर स्केल। और डी ऑप्शन में है टी स्कोर, परसेंटाइल, सिग्मा स्कोर और हल स्केल। जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। राइट आंसर चूज कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आई एम जस्ट गिविंग टू यू ओनली 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर इसका अपने आप आ जाएगा। चलिए, समय होता है यहाँ पर समाप्त, और राइट आंसर है आपके लिए सी। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिग्मा स्कोर, हल स्केल और एफ स्कोर और स्केल, ये आपका प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर। खेलकूद सांख्यिकी के अनुसार, जी हाँ, स्पोर्ट्स स्टैटिक्स के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड तैराकी में पुनः लिखे जा रहे हैं, बजाय ट्रैक एवं क्षेत्रीय नतीजों के। क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपकी स्पोर्ट्स स्टैटिक्स है उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड आपके दर्ज किए जाते हैं और उनको बार बार लिखा जा रहा है, वो करा जा रहा है आपका तैराकी में, बजाय कि आपके जो ट्रैक इवेंट होते हैं या फिर आपके जो क्षेत्रीय नतीजे होते हैं उनके तुलना में। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है कि आपके जो तैराकी में आपके रिकॉर्ड को पुनः बार बार लिखा जाता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तैराक वजन के प्रशिक्षण में अत्यधिक परिश्रम करते हैं, टीम प्रबंधन द्वारा खिलाड़ियों को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रशिक्षण के दौरान जैव यांत्रिकी संबंधी नियमों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर लगभग सभी जगह पर तैराकी की बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा है, आप बता सकते हैं। सो राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन, टाइम अप होता है यहीं पर, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, जो आपका तैराकी के अंदर स्विमिंग में बार बार आपका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया जाता है, उसका जो मुख्य कारण है, आप ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स संबंधी जो आपके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अच्छे से आपकी इफेक्टिव ट्रेनिंग वो करवाई जा सके, इसलिए बार बार रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सहप्रसरण विश्लेषण किसके बीच सहसंबंध को संभव बनाने के लिए विश्लेषण प्रसरण का विस्तार निरूपित करता है। ये है आपका स्टैटिक्स से सांख्यिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सहप्रसरण विश्लेषण किसके बीच सहसंबंध को संभव बनाने के लिए विश्लेषण प्रसरण का विस्तार निरूपित करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। द्विसमूह अंक, ऑप्शन बी कई समूह अंक, ऑप्शन सी प्रारंभिक और अंतिम अंक, या फिर डी 2 भिन्न चर। राइट आंसर क्या है, आप चूज कर लीजिए। एक क्वेश्चंस के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको 30 से 40 सेकंड मिले। देखिए, मैं पढ़ता भी हूँ क्वेश्चंस को, फिर ऑप्शंस भी पढ़ता हूँ, तो आई होप कि आपको जो सफिशिएंट टाइम है वो मिल रहा है अपना राइट आंसर चूज करने के लिए। चलिए, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राइट आंसर है यहाँ पर द्विसमूह अंक। जी हाँ,
द्विसमूह अंक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा माप माध्यिका के आसपास बिखरेपन को दर्शाता है? जो आपकी माध्यिका होती है उसके आसपास जो बिखरापन को दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? मानक विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थांश विचलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, आई होप कि आपने अपना सही उत्तर चुन लिया है। सो राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मानक विचलन। जो मानक विचलन है वो माध्यिका के पास, जी हाँ, माध्यिका के पास में जो बिखरापन है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, केवल एक प्रायोगिक समूह में अनेक समूहों के मध्य के बीच सार्थकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? चलिए, आपके पास में चार ऑप्शंस हैं, पढ़ लीजिए। सहप्रसरण, एक दिशा एनोवा, द्विदिशा एनोवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल एक प्रायोगिक समूह में अनेक समूहों के माध्य के बीच सार्थकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? चलिए, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राइट आंसर है द्विदिशा एनोवा। जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वह एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरूक बनने की एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी को जीने के लिए, चुनने के लिए उसके बारे में जागरूक बनने की एक सक्रिय प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है? शारीरिक पुष्टि, तंदुरुस्ती या फिर स्वास्थ्य शिक्षा या फिर सामाजिक कार्यक्रम। आप एक स्वास्थ्य जिंदगी और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी सक्रिय प्रक्रिया का चूज करेंगे, कौन सी सक्रिय प्रक्रिया को चुनेंगे? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, शारीरिक पुष्टि, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम। आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चुन लिया है। सो राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन, ये है आपका सामाजिक कार्यक्रम। जी हाँ, अगर आप एक खुशहाल और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो जो सामाजिक कार्यक्रम है वो आपकी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जब आप शराब पीते हैं उसका लगभग 10 से 15% आपके निम्न में से किस में अवशोषित होता है? जब आप शराब पीते हैं, जी हाँ, आप शराब नहीं पीते व्यूअर्स, आप शराब नहीं पीते। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है कि यहाँ पर अगर कोई शराब पीता है तो उसका लगभग 10 से 15% आपका जो शरीर का कौन सा अंग है जो उसको अवशोषित करता है, अब्जॉर्ब्स करता है? बड़ी आंत मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन्स, फेफड़े मीन्स लंग्स, पेट मीन्स स्टमक और छोटी आंत आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 से 15% उसका अवशोषित हो जाता है तभी की तभी जब आप उसको इनटेक करते हैं। तो ये कौन सा अंग है जो अवशोषित करता है? चलिए, आपने बिल्कुल सही आंसर लिख लिया होगा अपने पेपर पर। चलिए, राइट आंसर है पेट। जी हाँ, स्टमक आपका 10 से 15% जो आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं उसको अब्जॉर्ब्स कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11, मिचली, उल्टी और दस्त किसका सबसे आम लक्षण है? मिचली, जी घबराना, वोमिटिंग होना और आपका लूज मोशन, ये सबसे बड़े सिम्टम्स होते हैं वो किसके हैं? भोजन सहिष्णुता, भोजन एलर्जी, भोजन मिथ या फिर विषाक्त भोजन। चलिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका मेन कारण क्या है? उल्टी लगना, दस्त लगना और मिचली आना, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर आपको ये बताना है, सिम्टम्स बताना है, ये क्या होगा। आई होप कि आपने अपना सही उत्तर चुन लिया है और कागज़ पर उसको लिख लिया होगा। जी हाँ, कागज़ कलम दवात ला, लिख दूं आंसर और स्कोर तेरे नाम करूं। चलिए, जल्दी से जल्दी अपना स्कोर नाम कीजिए।
देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है भोजन मित्त। जी हाँ, उल्टी लगना, दस्त लगना और आपका मिचली आना, ये भोजन के मिथ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 12। स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? हेल्थ एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच? आपको बताना है स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनर्स्थापन से, केवल रोगों के निदान से, केवल दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन से, या फिर केवल घायल के पुनर्वासन से। जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य उन्नति, अनुरक्षण और पुनर्स्थापन। आई थिंक ऑप्शन ए इज राइट हेयर, आई थिंक। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। कागज कलम द्वात लेकर बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और उसके साथ जी हाँ, जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर भी हमसे अपने कलेक्ट कर लीजिए। सो राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनर्स्थापन में आपका सबसे बड़ा यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। ISDR एक समाज के स्वस्थ जीविता के लिए उपयोगी है। ISDR एक समाज स्वस्थ जीविता के लिए उपयोगी है। ISDR का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से संस्था है जो स्वस्थ जीवन के लिए यहाँ पर काम करती है। तो ये इसका नाम क्या है पूरा आपको ये बताना है। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट फॉर डिजास्टर रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सस्टेनेबल फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट। और लास्ट है डी इंटरगवर्नमेंटल स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग रिक्रिएशन। सो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। हम जैसे जैसे जिंदगी का सामना करते हैं ये हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। यह किसके रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ आप सब से, और मेरी ये उम्मीद है कि आप सब कागज़ कलम लेकर बैठे होंगे और आप अपने आंसर भी यहाँ पर लिख रहे होंगे और मैच भी कर रहे होंगे कि आपका राइट आंसर कौन सा है और कितना आपको स्कोर मिलता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आंसर है वो तैयार कर सकें। यहाँ पर इसमें पूछा गया है, इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। जैसे जैसे हम जिंदगी का सामना करते हैं ये हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। यह कौन सा रूप है? सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य? चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ को ये सीधा सा आप इसको कह सकते हैं, जैसे जैसे आप ज़िंदगी जीते हैं ये आपकी सोच और बाकी चीज़ें उनको प्रभावित करता रहता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य आपकी जो मेंटल हेल्थ है इसके रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती हैं, शराब ज़्यादा लेती हैं, गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े खतरे में डालती है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अल्कोहल का इंटेक करती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर क्या असर होगा? आप ये कह सकते हैं कि कौन सा खतरा पैदा हो सकता है। शुगर हो सकती है, गर्भपात हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है या फिर हार्पिस सिम्प्लेक्स हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा सेवन किया जाता है, अगर अल्कोहल का इंटेक किया जाता है तो गर्भ में पल रहा बच्चा, गर्भ में पल रहा भ्रूण। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है, गर्भपात। जी हाँ, गर्भपात होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्लीज़ जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर
कभी भी आप सोसाइटी में देखें तो बिल्कुल आप सबको अवेयर कीजिए कि डोंट टेक अल्कोहल, डोंट टेक लीकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलिए देखिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन रहे आपके लिए, जो सांख्यिकी के क्वेश्चन शुरू में आए हैं, साइकोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है मे बी आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लेवल रहा हो, लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। खेल मैदान में एथलीट की आप हार्ट बीट को चेक करना चाहते हैं तो आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? स्पायरोमीटर, रेडियो टेलीमेट्री, स्फिग्नोमेनोमीटर या फिर इनमें से सभी? किसका प्रयोग करेंगे? चलिए यहाँ पर आपने अपना राइट आंसर आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। चलिए मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पर जो स्पायरोमीटर है वो आपके रेस्पिरेटरी मींस आपका जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए स्पायरोमीटर, या फिर आपको कहीं पर नाम लिखा मिलेगा वेट स्पायरोमीटर। रेडियो टेलीमेट्री का मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। स्फेग्नोमेनोमीटर होता है आपकी बॉडी में जो आपका बीपी ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उसको चेक करने के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर आपका यूज़ किया जाता है। एक बैंडेज टाइप आपके हाथ पर बांधी जाती है और हवा से प्रेशर करके आपका जो बीपी है वो चेक किया जाता है, आपने देखा होगा बिल्कुल। और जी हाँ, रेडियो टेलोमेट्री आपकी बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर एक ही शब्द बचा है, तो ये आपकी हार्ट की जो बीट है उसको काउंट करने के लिए ग्राउंड पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो राइट आंसर हेयर इज रेडियो टेलीमेट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। यहाँ पर फेफड़ों की कुल वायु क्षमता से मतलब है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है उसमें आप कितना हवा को लेते हैं, आपको ये बताना है। टोटल लंग कैपेसिटी बताना है, उसमें टोटल रेजिडुम वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आपकी पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितनी होती है? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर और 4.5 से 5 लीटर। कितना रहेगा इसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर कौन सा है आप चूज कर लीजिए और कागज़ कलम का यूज़ कीजिए, राइट आंसर लिख लीजिए और फिर जी हाँ राइट आंसर के साथ में फिर मैच कर लीजिए। सो राइट आंसर इज 4.5 से लेकर 5 लीटर आपके लंग्स की कैपेसिटी रहती है, जो कुल वायु क्षमता है वो आपके फेफड़ों की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? आप ये कह सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है? लीवर में, आमाशय में, फेफड़ों में या फिर किडनी में? बिल्कुल इजी, ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया एज लाइक ABC। जी हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। दिस वर्क फॉर मी एज लाइक ABC। चलिए ABC का जो यहाँ पर राइट आंसर है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। राइट आंसर है फेफड़ों में। जी हाँ, आपके जो फेफड़े हैं वहाँ से आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बनता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है और वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ले ली जाती है एल्वियोली में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस किस खिलाड़ी की होती है? एक धावक की, रनर की, या फिर एक तैराक स्विमर, या फिर एक जिम्नास्ट जो जिम्नास्टिक इवेंट करता है, या फिर एक मैराथन रनर की? सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी फिटनेस किसकी रहती है? चलिए जल्दी से चूज कीजिए, ओनली यू हैव 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड द राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। सो राइट आंसर हेयर इज मैराथन धावक। जी हाँ, जो मैराथन रनर होते हैं और मैराथन की जो डिस्टेंस है वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर इसको माइल्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 26.385 सॉरी 26.385, 26 मील 385 गज आपकी दूरी रहती है आपकी मैराथन की। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 42.15
सॉरी 195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पर सही उत्तर कौन सा रहेगा, 60 से 70 बार, 72 से 75 बार, या फिर 70 से 80 बार। आप हो सकता है मे बी आप यहाँ पर सोचे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हार्ट बीट डाउन भी होती है, हार्ट बीट फालतू भी मीन्स ज़्यादा भी हो सकती है। सो नॉर्मल जो हार्ट रेट है, एवरेज जो हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। सो राइट आंसर इज 72 से 75 बार पर मिनट आपकी जो हार्ट बीट है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मेन रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है? आपको ये बताना है, नाक, हृदय, कंठ या फिर फेफड़े। अरे भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या सर जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके आ गए हो और हमें पकाने लग रहे हो? जी हाँ। आप सोच रहे होंगे मैं पका रहा हूँ, नहीं, मैं पका नहीं रहा हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एंड प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जी हाँ, प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वही आपको परफेक्ट बनाता है, परफेक्शन देता है। सो बी रेडी फॉर योर प्रैक्टिस। चलिए, राइट आंसर है यहाँ पर फेफड़े। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। नेजल कैविटी होती है, ट्रैकिया होता है, लैरिंक्स होता है, या फिर आपका फेरिंक्स होता है? जब हम बोलते हैं तो श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? आपकी आवाज़ को प्रोड्यूस करने में, आपकी वॉइस को प्रोड्यूस करने में कौन सा आपका श्वसन का पार्ट मीन्स रेस्पिरेटरी का पार्ट कौन सा आपकी हेल्प करता है? आप ये कह सकते हैं कि जो एपिग्लोटिस वॉल है वो कहाँ पर होता है? एपिग्लोटिस वॉल, एडम्स एप्पल, वोकल कार्ड। जी हाँ, और सिंपल सी भाषा में आप सबको पता है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझ सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। चलिए, राइट आंसर इज लैरिंक्स। जी हाँ, लैरिंक्स जो होता है वहीं पर आपका एडम्स एप्पल होता है और यही आपका वोकल कार्ड कहलाता है। तो यहाँ से जो आपकी वॉइस है, जब इसमें से यहाँ से लैरिंक्स में से गुजरती है तो यहाँ पर आपकी जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 35 है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? चलिए, नॉकआउट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। तो नॉकआउट प्रतियोगिता, नॉकआउट टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं और आपके पास में 35 टीमें पहुंची हुई है। इन द नॉकआउट टूर्नामेंट यू गॉट द 35 टीम्स, सो व्हाट विल बी टोटल मैच कंडक्टेड? चलिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। 22, 34, 18, 36। सो राइट आंसर इज, जी हाँ बिल्कुल, 34। दोस्तों, जब भी आपके पास में जितनी भी टीम्स आपकी टूर्नामेंट्स में पहुंचती है तो आप उसमें से एक माइनस कर दीजिए। दैट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस को निकाल सकते हैं। तो इसमें करना सिर्फ आपको इतना है, जितनी भी टीम्स आई हुई है हम टीम को दिखाते हैं एन से शो करते हैं और N-1 कर दीजिए। आपके जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं वो निकल कर आ जाएंगे आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी की आयु अधिक से अधिक होनी चाहिए। पहले कुछ और थी, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लीजिए। कितनी आयु हो सकती है? अगर आप कोई इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेलते हैं तो उसके लिए जो मैक्सिमम आपकी एज है वो एज लिमिट क्या है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या फिर 30 वर्ष? चेंज हो चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप माइंड रखिएगा इस बात को। पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया है। चलिए, राइट आंसर है यहाँ पर 25 वर्ष। जी हाँ, 25 वर्ष अब एज है वो मैक्सिमम आप खेल सकते हैं इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं होती हैं। पहले ये 28 वर्ष एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है।
इंट्रामुरल का मतलब क्या है? संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता, संस्थान के बाहर आयोजित प्रतियोगिता, या फिर जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता। सो व्हाट द राइट आंसर? बिल्कुल आपने सही आंसर चुन लिया है। मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स यहाँ पर राइट आंसर पहले से सिलेक्ट कर चुके हैं। सो राइट आंसर इज संस्थान के भीतर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता। इंट्रामुरल का मैं कई बार वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। इंट्रामुरल का ये एक लैटिन वर्ड्स है, और लैटिन वर्ड्स में जो इंट्रा है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो ये हो गया कि किसी संस्थान की चार दीवारी और उसके भीतर जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, या कोई वहाँ पर आपके जितने भी काम करने वाले हैं, तो उनके अंदर जो प्रतियोगिता करवाई जाती है, उनके बीच में जो प्रतियोगिता करवाई जाती है, उसको इंट्रामुरल एक्टिविटीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कमांड विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? जो कमांड विधि है उसका प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में, हॉकी में, मार्चिंग में, या फिर तैराकी में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आप ये कह सकते हैं कि सीपीएड, बीपीएड, एमपीएड आपने ज़रूर की होगी, और वहाँ पर आपने एक्टिविटीज़ की होगी। ग्राउंड पर आप इकट्ठा हुए होंगे और आपने कुछ एक्टिविटीज़ की होंगी, वहाँ पर ये कमांड दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही ऑप्शन चूज़ कर लिया है अब, और सही उत्तर है यहाँ पर मार्चिंग। जी हाँ, जब मार्च पास्ट किया जाता है, ड्रिल की जाती है, तो जो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो लगभग आपकी कमांड्स पर होती है। लेफ़्ट राइट, आगे मोड़, पीछे मोड़, बाय द राइट, लेफ्ट राइट, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी आपकी मार्चिंग पर आपकी कमांड पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कुछ कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? सिंगल नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट, या फिर लीग? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स का आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के लिए। बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है, और राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। जी हाँ, लीग कम नॉकआउट। यहाँ पर जो नॉकआउट टूर्नामेंट होती है और लीग जो टूर्नामेंट होती है, उनका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर लीग कम नॉकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 28 नंबर, प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? जो स्विमिंग होती है, स्विमिंग के जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें कितनी तरह की तैराकी की जाती है? 10, 6, 4, या फिर 2 प्रकार की? सो राइट आंसर आप चूज कर लीजिए। स्विमिंग कितने प्रकार से कंपटीशन में की जाती है? कितने प्रकार से कंपटीशंस होता है स्विमिंग का? चलिए, आपने बिल्कुल सही उत्तर चुन लिया है। 6 प्रकार से आपकी स्विमिंग की जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिता है उसमें 6 तरीकों से आप स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या यदि 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या होगी। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी जो भाषा है, जो वहाँ पर पूछने का तरीका है, उसको चेंज किया गया है। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वालों जो दल हैं, जो टीम है, अगर वो आपके पास में 14 आई हुई हैं, तो फाइनल मैच को मिलाकर कुल कितने मैच खेले जाएंगे? यहाँ पर बस ये सीधा सा एक सिंपल साइज में जोड़ दिया गया है कि फाइनल मैच को मिलाकर कितना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। ऑप्शन आपके पास में है 12, 13, 15, या फिर 20, और बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। जी हाँ, 13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इसमें सिर्फ यहाँ पर पजल करने के लिए आपको ये डाला गया है कि फाइनल मैच को मिलाकर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट जब भी हो रही है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जितनी टीम्स आई हुई हैं आप उसमें से एक माइनस कर दीजिए। n-1 इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। जो जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो किसके अधीन होने चाहिए? आपको बताना है IAAF, IOC, AAFI, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। आप ये कह सकते हैं कि जो एपेक्स बॉडी है, जो सबसे ऊपर
टॉप में जो बॉडी है जो आपके टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है वो कौन सी है? तो यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा है आपका ओलंपिक टूर्नामेंट, और ओलंपिक टूर्नामेंट्स या फिर जितने भी टूर्नामेंट्स होती हैं वो आईओसी, जी हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपकी ऑर्गेनाइज करती है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज में आपको पता है कि जो आपकी आईओसी है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है सभी इवेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, यह कौन सी विधि है? देखिए, बहुत सारे आपकी पिरामिड्स एक प्रतियोगिता का, एक टूर्नामेंट का टाइप है, और उसके बीच में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं और उनके बीच में एक अच्छा खिलाड़ी रहता है। तो यह कौन सी विधि है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने की? स्पाइडर वेब विधि, साइक्लिक विधि, लैडर विधि या फिर टेबुलर विधि? बिल्कुल, ये नया क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। तो नए क्वेश्चंस देखिए, पिरामिड का मैं आपको बता देता हूँ। जो पिरामिड आपकी टूर्नामेंट होती है, पिरामिड में होता है आपकी चैलेंज टूर्नामेंट। जी हाँ, जो आपका चैलेंज टूर्नामेंट रहता है उसमें आपकी पिरामिड्स टूर्नामेंट होती हैं। और इसमें जो एक सीढ़ी नुमा इसका आकार बनता है पिरामिड का। तो अगर ये पिरामिड्स मिल के कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है और इन पिरामिडों के बीच में कोई अच्छा खिलाड़ी हो, तो यह कौन सी विधि होगी? बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया होगा, आई होप। और यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, जो स्पाइडर वेब विधि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 32। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? नेशनल लेवल्स की जो स्कूल की टूर्नामेंट्स होती है उसको कौन आयोजित करता है? और लेटेस्ट उसके लिए आज नोटिफिकेशन भी आ गया है। मैं बताने वाला था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो सबको पता चल जाएगा। AIU, SGFI, SAI और IOA, जी हाँ, जो स्कूल टूर्नामेंट्स होती है उसको कंट्रोल करता है आपका, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, नियम बनाता है, वो है आपका SGFI। बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है, SGFI। और SGFI की फुल फॉर्म बनती है आपकी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। और रिसेंटली इसको आज ही नोटिफिकेशन आया है, इसका जो रिन्यूअल है, इसकी जो मान्यता है वो बढ़ा दी गई है। हर एक नए साल में, हर एक सेशन में इनको मान्यता बढ़ाई जाती है। चाहे कोई भी फेडरेशन हो उसको मान्यता दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 33। 5 टीमों के सिंगल लीग फिक्सचर में कुल कितने मैच होंगे? आपको सिंगल लीग टूर्नामेंट करवानी है और उसमें आपके पास में 5 टीमें पहुंची हुई है, तो टोटल मैच कितने होंगे आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 10, 20, 15। चलिए चूज कर लीजिए राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, n/n-1 डिवाइडेड बाई 2। आपका ये फॉर्मूला है। अगर आपको सिंगल लीग फिक्सर्स के हिसाब से अगर मैच करवाने हैं, n/n-1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए राइट आंसर बिल्कुल आपने सही चूज कर लिया है। राइट आंसर है 10। जी हाँ, एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टीम, फिर आपको गुना में करना है, और जो n-1 है आप उसमें से जब घटाएंगे तो नंबर ऑफ टीम्स आपके पास में 5 पहुंची हुई थी, तो आप उसमें से एक घटा दीजिए 4, और फिर 5 को गुना कर दीजिए 4 से, तो टोटल आएगा 20, और 20 को फिर आप भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है? टूर्नामेंट्स, द टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स, आपको बताना है कि टूर्नामेंट्स के टाइप कितने हैं, 3, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। चलिए राइट आंसर आपने चूज कर लिया है, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चंस इजी है, लेवल इजी रहेगा ये। चलिए राइट आंसर है, यहाँ पर 4 प्रकार की आपकी टूर्नामेंट्स होती हैं। मैं इनके नाम बता देता हूँ। आपकी होती है लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट्स और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में फिर आपका लीग और नॉकआउट के 4 प्रकार की टूर्नामेंट्स होती हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं,
चलिए, लीग प्रतियोगिता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है। नॉकआउट टूर्नामेंट, सम्मिलित टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर चुनौती टूर्नामेंट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। चलिए, राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जी हाँ, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है लीग टूर्नामेंट को। याद कर लीजिए, क्वेश्चंस में जब भी आए तो इसको बिल्कुल रट्टा कर लीजिए, इसका बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें से किस संस्था को प्रति वर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता करवाने का उत्तरदायित्व मिलता है? उत्तरदायित्व किसका होता है? जो आपकी इंटर यूनिवर्सिटीज कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो कौन सी संस्था करवाती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर राष्ट्रीय खेल संस्थान एनआईएस, या फिर आपका अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का खेल प्रकोष्ठ। बिल्कुल, आपने लास्ट चुन लिया है। देखते हैं कौन सा आपने सही उत्तर चुना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही उत्तर चुन लिया है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का खेल प्रकोष्ठ जो आपकी इंटर यूनिवर्सिटीज टूर्नामेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता। क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। कोई संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर जो प्रतियोगिता होती है, 4 दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसको क्या कहा जाता है? एथलेटिक मीट, इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल या फिर इलेक्शन। जी, इलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन हो चुका है। हरियाणा में बड़ौदा इलेक्शन हो चुका है और बिहार में अभी बिहार का जो सीएम चुनने के लिए इलेक्शन होना था वो हो चुका है और जल्द ही बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह लगभग हो चुका है। जी हाँ, फाइनल कैंडिडेट्स डिसाइड हो चुका है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हाँ, हम यहाँ पर केबीसी नहीं खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन हम खेल रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है। सो राइट आंसर्स इज बिल्कुल इंट्रामुरल। इंट्रामुरल आपकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाती है आपकी कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई? यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो आपके ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम है उसकी एक्चुअल में शुरुआत कब की गई? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 1960 से 1961, 1970 से 1971, 1980 से 1981, 2001 से 2002। चलिए, राइट आंसर जल्दी से जल्दी अपना नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया है। सो राइट आंसर इज, चलिए राइट आंसर है आपका 1970 से 1971 जो आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं हैं उसका आयोजन वास्तविक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से किन को स्कूल में होने वाले इंट्रामुरल समिति या फिर जो कमेटी बनाई जाती है उसका चेयरमैन होना चाहिए? जो स्कूल्स में आपकी इंट्रामुरल एक्टिविटी आप करवाते हैं, गेम करवाते हैं, तो उसका चेयरमैन किसको बनाया जाए? आप किसको बनाएंगे? प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य, इंट्रामुरल के निदेशक या फिर कोई अध्यक्ष छात्र संघ का जिसको आप बनाएंगे इंट्रामुरल कमेटी का चेयरमैन किसको बनाएंगे? प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, या फिर आप इंट्रामुरल के निदेशक को, या फिर आप बनाएंगे अध्यक्ष छात्र संघ को? चलिए देखना है आपका लॉजिक क्या कहता है, किसको बनाएंगे। अगर आपने टूर्नामेंट करवाई है बिल्कुल आप बता सकते हैं, बिल्कुल इजी। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर चुन लिया है आपने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इंट्रामुरल के जो डायरेक्टर होते हैं, जी हाँ, इंट्रामुरल का डायरेक्टर कौन होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं और उसी को आप चेयरमैन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता किस बैनर के अंतर्गत भाग लेती है? इसको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आपके लिए शुद्ध हिंदी में इसको व्याख्यात किया जाए।
इसका भावार्थ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर इंटरनेशनल पर ऑर्गेनाइज की जा रही है, आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है, तो भारतीय दल किस संस्था के अंतर्गत बाहर खेलने के लिए जाएगा? किस संस्था, कौन सा संगठन, कौन सा संघ यहाँ पर उस संगठन उस खेल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीमों को बाहर भेजता है? अखिल भारतीय खेल समिति, भारत सरकार, अपने अपने खेल के संगठन, या फिर भारतीय ओलंपिक संघ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। यहाँ पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हो रही है तो जो भारतीय खेल के दल हैं वो जाते हैं भारतीय ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको हम कहते हैं IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 41। इंट्रामुरल कार्यक्रम से विद्यार्थी के मन में यह उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? आपको ये बताना है। उपलब्धि, आवेष्टन, विनोद और खुशी। चलिए, यहाँ पर जो आपका हिंदी में हो सकता है, मे बी किसी को प्रॉब्लम हो, तो मैं इसका इंग्लिश में रूपांतरित जो रूप है वो मैं बता दूंगा। जो इंट्रामुरल कार्यक्रम होते हैं उससे विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में क्या पैदा होता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया होगा, आई होप। सो राइट आंसर इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। ये है आपका आवेष्टन, और आवेष्टन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट होती है स्टूडेंट्स की, उसके मन में ये भाव आता है कि मैं जब इंट्रामुरल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा हूँ तो मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है, मेरा भी वहाँ पर कोई ना कोई हिस्सा है, और मैं भी वहाँ पर एक्टिव तरीके से भाग ले रहा हूँ, और उसके मन में खुशी, उन्माद पैदा होता है, एक्साइटमेंट पैदा होती है, और वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को वहाँ पर जाहिर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर। खेल कार्यक्रम का पहला कदम कौन सा है? खेल कार्यक्रम अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें पहला आप स्टेप कौन सा चूज करेंगे? आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपका पहला कदम कौन सा होगा? निर्देशन करना, कर्मचारी बंदोबस्त, या फिर आयोजन, या फिर बजटिंग? आप क्या करते हैं? व्हाट्स द राइट आंसर हेयर? चलिए, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। जब भी आप खेल कार्यक्रम करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में होनी ज़रूरी है, जी हाँ, आयोजन। आपके पास में प्लानिंग होनी ज़रूरी है, आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन होनी ज़रूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 43। खेल कार्यक्रम के लिए वित्त को इसके द्वारा संचित किया जा सकता है। आप कोई भी खेल कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो आपको धनराशि की ज़रूरत है, तो आप किस विधि के द्वारा धन को संचित कर सकते हैं? एलुमनी संस्था, दान, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, या फिर ऊपरी सभी? आप किसके द्वारा संचित कर सकते हैं? एलुमनी संस्था, दान, डोनेशन, और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, आप किसको शामिल करेंगे धन को संचित करने के लिए, वित्त को संचित करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए? चलिए, यहाँ पर राइट आंसर इसका आ रहा है। टाइम थोड़ा है और जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, ऊपरी सभी। आपको धन संचित करना है तो आप दान से ले सकते हैं, आप कोई संस्था है आप उससे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कोई उद्योग क्षेत्र है आप उससे भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खेल प्रदर्शन इसका अर्ध उत्पाद है। जो आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है वो किसका हाफ प्रोडक्शन कहलाएगी? कौशल, सप्रतिबंध क्षमता, संपूर्ण व्यक्तित्व, या फिर सामरिक क्षमता? चलिए, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है, और इसका सही उत्तर है जो खेल का प्रदर्शन होता है वो आपका अर्ध उत्पाद आपकी होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का। आप इसको कह सकते हैं कि जो आपका खेल के अंदर परफॉर्मेंस होती है वो आपकी पर्सनैलिटी का आधा उत्पाद वहाँ पर बन जाता है, प्रोडक्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 45। जहाँ खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है, वहाँ पर खिलाड़ी अधिक महत्व देते हैं।
यहाँ पर इसको सरल मैं कर बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जो खेलों के अंदर जो आपके सोशल वैल्यूज़ हैं, उनका मापन, उनकी जो मेज़रमेंट्स का आधार जो बेस है, वो प्रतियोगिता में सफल होना माना जाता है। आप प्रतियोगिता में सक्सेस हासिल करते हैं, इसको माना जाता है। तो यहाँ पर खिलाड़ी को अधिक महत्व देते हैं, आप खिलाड़ी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये कौन-सा यहाँ पर मूल्य होगा, आपको ये बताना है। सामाजिक पहचान, उपलब्धि की आवश्यकता को, आंतरिक संतुष्टि को, या फिर अवार्ड और रिवॉर्ड। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल आपने चुना है अपना राइट आंसर। पढ़ लीजिए, इत्मीनान से पढ़ लीजिए। चलिए, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये है आपका उपलब्धि की आवश्यकता को। जी हाँ, जो खेल को और खिलाड़ी को महत्व दिया जाता है, वो उसकी उपलब्धि की आवश्यकता है, उससे खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उत्तम परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास करे, इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेष रूप से कैसा होना चाहिए? अगर आप एक नेशनल टीम के खिलाड़ी से अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, निरंतर उसको चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस देता रहे, तो जो उसकी टीम का कैप्टन होगा, उसको विशेष रूप से, उसको स्पेशली किस तरह का होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: सत्तावादी, अनुमति बोधक, साधिकार, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, आपको चुनना है। तो कप्तान को कैसा होना चाहिए? चलिए, राइट आंसर है आपका लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतांत्रिक होना चाहिए। कोई टीम का कैप्टन है तो उसको ज़्यादा अपनी डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी चाहिए। देखिए, लीडर का मतलब वही होता है जो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सके और जो अपनी टीम का उद्देश्य है, जो टीम का मेन लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सभी का सहयोग लेते हुए कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 47। जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो वह समूह कहलाता है भीड़, संशक्तिशील टीम, या फिर प्राथमिक समूह। देखिए, जब टीम है एक और टीम के सदस्यों में आपस में आरक्षण, आप ये कह सकते हैं आरक्षण नहीं, आकर्षण जी हाँ, आरक्षण देखने को मिलता है, आकर्षण आपको देखने को मिलता है। तो आकर्षण का मतलब होता है यूनिटी। उनमें टीम भावना है, कोऑपरेशन की भावना है, तो वो आपका आकर्षण क्या कहलाएगा? उस समूह का आप क्या नाम देंगे? भीड़ कहेंगे उसको, संशक्तिशील कहेंगे, टीम कहेंगे, या फिर प्राथमिक समूह कहेंगे? आई थिंक आपने सही उत्तर चुन लिया है। तो सही उत्तर है आपका संशक्तिशील। जी हाँ, आप एक जगह पर संगठित होते हैं, आप यूनिटी दिखाते हैं, आप भाईचारा दिखाते हैं, आप टीम के लिए खेल भावना से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आप खेलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है? देखिए, टेनिस में आपकी कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, तो यहाँ पर सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, या फिर विंबलडन? और इनकी सीक्वेंस और ये किस मैट पर, किस ग्राउंड पर, किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, उस कोर्ट का क्या प्रारूप रहेगा, वो मैंने एक क्वेश्चन के रूप में जो फेसबुक पेज है उस पर डाला हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चंस और किस मंथ में आपका कौन सा जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता वो करवाई जाती है टेनिस की, आप उसको भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर है आपकी अमेरिकी ओपन। जी हाँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउंड रॉबिन जो टूर्नामेंट को नया नाम क्या दिया गया है? एक नाम और है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का, वो कौन सा नाम है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि रिपीट हो गया है आप सब के लिए। पहले कुछ और था, अब कुछ थोड़ा सा घुमाकर आपके लिए पेश कर दिया है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट, लैडर टूर्नामेंट, लीग किस्म की प्रतियोगिता, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, आपने सही उत्तर आई थिंक चुन लिया है। यू हैव जस्ट सिलेक्टेड योर राइट आंसर। सो राइट आंसर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। सो राइट आंसर इज लीग किस्म की प्रतियोगिता। लीग टूर्नामेंट को ही हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। सो हियर इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नंबर 15।
50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है IAAF का पूरा नाम क्या है? IAAF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक एंड फील्ड इवेंट्स, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। IAAF का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को कंट्रोल करती है। और अब IAAF को वर्ल्ड एथलेटिक्स, जी हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको कहा जाने लगा है। IAAF पहले कहा जाता था और रिसेंटली इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। अब इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चंस करवाया था कि जो ट्रैक एंड फील्ड का नया नाम एथलेटिक्स रखा है वो किसने रखा है? वो इंग्लैंड ने एथलेटिक्स रखा है नाम, पहले इसको ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता था। चलिए, बिल्कुल आपने सही उत्तर चुन लिया है। राइट आंसर है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। चलिए दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। और आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसके साथ आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको जो नाम डालना है वो पवन कुमार विश्वजीत के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और आप अपने पवन कुमार विश्वजीत चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को नेक्स्ट सीरीज तक दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए रंग और ढंग के साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।